पिछले क्लास में हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था, और उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे पढ़ेंगे। इम्यूनिटी में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट इम्यून सिस्टम एंड हाउ डज इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट पैथोजेंस एंड फॉरेन बॉडीज। ठीक है, तो टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक इम्यून रिस्पॉन्स एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग रिकॉल करेंगे हमारे इम्यून सिस्टम में क्या पार्ट्स हैं, हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम के क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं। आई थिंक यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग इम्यून सिस्टम मीन्स व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मीन्स हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, और इसका क्या काम होता है? फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेजन बाय पैथोजेंस। ठीक है, कोई पैथोजन क्या हो सकता है? कोई वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, या कोई पैरासाइट हो सकता है। ठीक है, तो हमारे और या तो कोई फॉरेन बॉडी भी हो सकती है जिसके अगेंस्ट हमारे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता इम्यून सिस्टम विल रिस्पॉन्ड अगर वो हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है। तो व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स, व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन responding to these pathogens or foreign bodies? So there are no major organs there, but there are few that help out. For example, spleen. You must have heard about spleen. आप इस फिगर में देख सकते हो। आर द स्लाइड्स विजिबल? जो मैंने इम्यून सिस्टम का स्लाइड लगाया वो विजिबल है आपको? यस सर। ओके, तो इस फिगर में, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है स्प्लीन किस साइड होता है? लेफ्ट साइड में, बिलो डायफ्रैम। ठीक है, so this spleen is a part of immune system. हमारे बॉडी में जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो भी क्या है? उसमें बोन मैरो होता है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारे बॉडी में जो है थाइमस एक पार्ट, थाइमस ये होता है जस्ट इन फ्रंट ऑफ, आप जो स्टर्नम देखते हो नेक के जस्ट बिलो, यहाँ थाइमस होता है। थाइमस भी क्या होता है? इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। और लिम्फ नोड्स, आप लिम्फ नोड्स कई बार पाल्पेट कर चुके होंगे, अपने बॉडी में देख चुके होंगे, कई जगह पाल्पेबल होता है। जब आपको इन्फेक्शन होता है थ्रोट का तो आप तब भी पाल्पेट कर लोगे, वो भी देख सकते हो किस तरीके से। उस समय भी थ्रोट इन्फेक्शन में भी लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं आपके जॉ के बिलो जॉ। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स? स्प्लीन होता है, थाइमस है, बोन मैरो है, लिम्फ नोड्स है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। ये हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता में वो रिस्पॉन्ड करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द इम्यून रिस्पॉन्स? हाउ डज इम्यून रिस्पॉन्स प्रोटेक्ट्स? इम्यून रिस्पॉन्स प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट वायरसेस। अगर वायरस कोई एंट्री कर जाता है हमारे शरीर में, मान लो कि सार्स कोरोना वायरस 2 एंट्री कर गया, तब भी हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है। हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम दैट विल रिस्पॉन्ड अगेंस्ट दिस वायरस। अगर टॉक्सिन्स एंटर कर जाती हैं तो भी हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है। कोई कार्सिनोजन, कार्सिनोजन मीन्स कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट, कोई कार्सिनोजन मीन्स कोई कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट अगर हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है। फंगस एंटर कर जाता है, फंगस, वायरस, दीज आर पैथोजेंस। पॉल्यूशन, कोई पॉल्यूटेंट हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है एज ए एलर्जन, एज ए फॉरेन बॉडी, तब भी हमारा बॉडी क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। कोई बैक्टीरिया एंटर कर जाता है हमारे बॉडी में, तो जर्म्स, जर्म्स में बैक्टीरिया भी आते हैं, वायरस भी आते हैं। तो कोई पैरासाइट भी हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है तो हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है अगेंस्ट दीज फॉरेन बॉडीज और पैथोजेंस के अगेंस्ट में। ठीक है, तो हाउ डज द इम्यून सिस्टम वर्क? देयर आर टू वेज इन विच द इम्यून सिस्टम ऑपरेट्स। एक तो पहला है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, मतलब ये बहुत स्पेसिफिक नहीं होता है, ये जनरलाइज्ड होता है। हर तरीके के पैथोजन फॉरेन बॉडी के लिए क्या होगा? सबके लिए ये कॉमनली काम करता है। ठीक है, जैसे कि स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन के बाहर जो सीलिया होता है, टीयर्स, स्टमक का जो एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दीज आर नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। कोई भी
फॉरेन बॉडी या पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करना चाहे जिस किसी भी रूट से, तो ये जिस रूट में प्रेजेंट होंगे वो डिफेंड करेंगे उस फॉरेन बॉडी और पैथोजन को हमारे बॉडी में एंटर करने से। ठीक है, तो दूसरा होता है, पहला हो गया नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि सबके लिए बराबर होगा। ठीक है, दूसरा है स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, फाइट्स ऑफ इन्फेक्शन वंस द पैथोजन गेट्स इनसाइड द बॉडी। जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म में, हमारे ब्लड में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म में वो हेल्प करते हैं। तो दो तरीके से हम इम्यून रिस्पॉन्स, हमारा इम्यून सिस्टम ऑपरेट करता है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म के द्वारा और दूसरा होता है स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म के द्वारा। तो इम्यूनिटी दो तरीके की हो सकती है, पहली इननेट या इनबॉर्न, मतलब वो जब बच्चा पैदा होता है तब से उसके पास, ह्यूमन बींग्स में हमारे पास तब से अगर इनबॉर्न अगर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पेसिफिक या इननेट इम्यून सिस्टम। जैसे कि फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, हमारे पीएच, हमारे स्टमक में जो पीएच होता है, एसिडिक पीएच होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण वो क्या होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह एक्ट करेगा। अगर हम फूड में कुछ ऐसा पदार्थ ले लेते हैं जो हमारे बॉडी में, उसमें बैक्टीरिया रहता है और जाके हमारे बॉडी में हमारे स्टमक में इंटर कर जाता है, तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पीएच उसका काफी कम होता है, तो वो एसिड क्या करेगा, वो किल कर देता है बैक्टीरिया को, वायरस को। तो दिस एक्ट्स एज ए, हमारे बॉडी में जो स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसके कारण जो लो पीएच होता है वो डिफेंड करता है, किल कर देता है फॉरेन बॉडी को, फॉरेन बैक्टीरिया को, वायरस को, वो क्या करेगा, किल कर देगा। दूसरा क्या है, टेम्परेचर। हमें जो फीवर आता है वो भी एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉरेन बॉडीज और पैथोजेंस। तीसरा क्या है, सॉल्युबल फैक्टर्स, इंटरफेरॉन्स और लाइसोजाइम जो हमारे ब्लड में होते हैं वो भी क्या करेंगे, इंटरफेरॉन्स वगैरह, दीज आर नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। और क्या, फिजियोलॉजिकल फैगोसिटिक बैरियर्स। फैगोसिटिक बैरियर्स पे क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स परफॉर्म मोस्ट ऑफ फैगोसिटिस। मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे, जो फैगोसाइटोसिस करते हैं वो भी क्या आता है, एक नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यून सिस्टम में आता है। तो इम्यून सिस्टम कैसे कैसे रिस्पॉन्ड, किसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करा, वायरस के, टॉक्सिन्स है, कार्सिनोजेंस है, फंगस है, पॉल्यूटेंट्स है, पैथो, कोई पॉलन ग्रेन्स हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है नोज के थ्रू, स्किन के थ्रू, तो भी रिस्पॉन्ड करेगा हमारा बॉडी, हमारे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता जो है, तो जर्म्स के अगेंस्ट है, पैरासाइट्स के अगेंस्ट है, टॉक्सिन्स के अगेंस्ट है और कार्सिनोजेंस के अगेंस्ट क्या करेगा, हमारे बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा, इम्यून सिस्टम। तो हाउ डज द इम्यून सिस्टम वर्क, हमने पहले बता चुके हैं, ये नॉन स्पेसिफिक या स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म के द्वारा। दूसरा क्या है, नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म, इन्फ्लामेटरी बैरियर्स होते हैं। जैसे कि कहीं पे इन्फेक्शन हो जाता है, मान लो कहीं पे चोट लग जाती है फिंगर पे या स्किन में इंजरी हो जाती है, स्किन में कोई मान लो चोट लग जाती है, तो वहाँ क्या होता है, उस एरिया में वेजो डायलिटेशन हो जाता है, मतलब वहाँ पे ब्लड वेसल्स क्या होंगे, डायलेट हो जाएंगे और वहाँ क्या होगी, कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब ब्लड से जो है जो ब्लड सेल्स हैं वो वहाँ पे वेजो डायलिटेशन के कारण, कैपिलरी परमिएबिलिटी के कारण वहाँ क्या होंगे, इकट्ठा हो जाएंगे और फॉरेन बॉडी को, पैथोजन को किल करने में हेल्प करते हैं। ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा। कीमोटैक्टिक मींस इंक्रीज्ड एडहेरेंस, लीकी कैपिलरीज, मतलब जो कैपिलरीज होती हैं वो थोड़ी लीकी हो जाएंगी, ब्लड सेल्स जो, ब्लड वेसल्स जो होंगे वो डायलिटेशन हो जाता है, कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। ये सब क्या है, हमारे बॉडी का नॉन स्पेसिफिक इम्यून मैकेनिज्म है टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन पैथोजेंस और फॉरेन बॉडीज और पैथोजेंस। कुछ केमिकल मेडिएटर्स होते हैं इन्फ्लामेशन के, जैसे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन जो कि लीवर से बनता है, हिस्टामिन जो कि वेजोडाइलेटेशन
और ब्लड की परमेबिलिटी इंक्रीज कर देता है, ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज कर देगा। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन है, हिस्टामिन है, कुछ काइनिन्स हैं, स्मॉल पेप्टाइड्स होते हैं जो कि मेडिएटर होते हैं, केमिकल मेडिएटर होते हैं इन्फ्लामेशन के, और हेल्प करते हैं हमारे बॉडी को टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन पैथोजेंस, फॉरेन बॉडीज और पैथोजेंस। ठीक है, तो हमारे ब्लड में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये किस किस तरीके के हो सकते हैं? एक हेल्दी इंडिविजुअल में अगर हम लोग देखते हैं तो ब्लड में लगभग 60% न्यूट्रोफिल्स होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग अगर डिवाइड करें डिफरेंट टाइप्स में तो वो किस तरीके से हो सकते हैं कि हेल्दी इंडिविजुअल में क्या क्या उसका प्रतिशत होगा, वो इस प्रकार है। 60%, लगभग 60% ऑन एन एवरेज न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जो कि 50 to 70% के रेंज में जाएंगे एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में। इओसिनोफिल्स कितना होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का पार्ट? लगभग 3%। इट कैन रेंज फ्रॉम 0 to 5%। बेसोफिल्स क्या हो सकते हैं? दैट कैन वेरी फ्रॉम 0 to 2%। ऑन एन एवरेज दे आर 0.5%। ठीक है, लगभग एक हेल्दी इंडिविजुअल में जो ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसमें 5% मोनोसाइट्स होते हैं, और दैट कैन रेंज फ्रॉम 1 to 9%। एक हेल्दी इंडिविजुअल में कितने लिम्फोसाइट्स होंगे? 30% लगभग। व्हाइट ब्लड सेल्स का कितना पार्ट होगा? 30% होते हैं लिम्फोसाइट्स। तो दिस इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इन एन हेल्दी इंडिविजुअल। हेल्दी इंडिविजुअल का ब्लड अगर हम लोग सीबीसी कराते हैं तो आप लोग सब लोग जानते होंगे सीबीसी हम लोग एक टेस्ट कराते हैं। ऑल ऑफ यू नो और नो नॉट? रतन, Yes. यू नो सीबीसी कराते हैं हम लोग, व्हाइट ब्लड सेल्स डिफरेंशियल काउंट कराते हैं ब्लड का। तो Yes. उसमें हम लोग कई बार आप अगर देखोगे ब्लड सेल का रिपोर्ट देखोगे, ब्लड का रिपोर्ट देखोगे सीबीसी का, तो उसमें डिफरेंशियल काउंट होता है। वो डिफरेंशियल काउंट क्या होता है? जो डब्ल्यूबीसी को डिफरेंट टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि भाई उसमें कितने परसेंट न्यूट्रोफिल्स है, कितने परसेंट इओसिनोफिल्स है, कितने प्रतिशत जो है बेसोफिल्स है, मोनोसाइट्स कितना है, लिम्फोसाइट्स कितना है। तो उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सस्पेक्ट करते हैं किस तरीके का इन्फेक्शन है। जैसे कि बहुत ज्यादा इओसिनोफिल्स बढ़े हुए हैं, मान लो 6-7 परसेंटेज है, तो हम लोग क्या सस्पेक्ट करेंगे? तो कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है हो। ठीक है, तो और न्यूट्रोफिल्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं तो हम लोग क्या सस्पेक्ट करेंगे? भाई हो सकता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब इसी के परसेंट के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं कि किस तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंशियल काउंट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का डिफरेंशियल काउंट है कह लो एक हेल्दी इंडिविजुअल में। ठीक है, दिस इज द पिक्चर शोइंग। ये देखो क्या है, अगर हम लोग ब्लड सेल्स का स्मीयर बनाते हैं, हम ब्लड का स्मीयर बनाते हैं स्लाइड पे और उसको लिस्मान से स्टेन करते हैं, एक स्टेनिंग मेथड होता है, तो हम लोग को ये न्यूट्रोफिल किस तरीके के दिखते हैं? ये देखिए, दिस इज न्यूट्रोफिल। ठीक है, इस तरीके का न्यूट्रोफिल दिखेगा अगर हम लोग जो ब्लड है हमारा उसका स्मीयर बना के स्लाइड पे लिस्मान स्टेन करके देखते हैं। और ये जो आसपास दिख रहा है ये सब क्या है? रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी है। ये बीच में क्या है इतना बड़ा? ठीक है, इतना बड़ा क्या है? ये देखो इसका इतने लोब्स है, इसके न्यूट्रोफिल्स में इतने तरीके के लोब्स होते हैं, मल्टी लोब्स होता है। ठीक है, तो ये क्या है? न्यूट्रोफिल है। और आसपास क्या है? ये रेड ब्लड सेल्स है। बीच में देखो आप, इसमें क्लियरिंग है, दीज आर रेड ब्लड सेल्स, और बीच में ये है न्यूट्रोफिल। और ये देखो इस पिक्चर में आप देख सकते हो नीचे ये क्या है? ये प्लेटलेट इस तरीके के दिखते हैं, ये आरबीसी है, ये प्लेटलेट है। और ये ऐसा दिखेगा, वो क्या है? एक लोब, दो लोब, तीन, चार, चार से पांच लोब ऐसे दिख रहे हैं, तो वो क्या है? ये न्यूट्रोफिल इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं। अगर हम अपने ब्लड का जो है स्मीयर बना के इसको लिस्मान स्टेन करके माइक्रोस्कोप के साथ देख रहे हैं 100x पे, तो इस तरीके का दिखेगा न्यूट्रोफिल और वाइट ब्लड सेल्स, ये आरबीसी, प्लेटलेट्स इस तरीके के दिखेंगे माइक्रोस्कोप। ठीक है, दूसरी स्लाइड हम लोग देखते हैं। ये दूसरी स्लाइड है, ये भी हम लोगों ने क्या किया, ब्लड का स्मीयर बनाया और उसको लिस्मान स्टेन करके देखा
तो लिम्फोसाइट इस तरीके का दिखेगा। ये क्या है? ये WBCs है, लिम्फोसाइट। हमने इसके पहले डिफरेंशियल काउंट बताया कि WBCs का क्या क्या प्रतिशत हमारे ब्लड में नॉर्मल इंडिविजुअल में हो सकता है। तो लिम्फोसाइट ऐसा दिखेगा। हम लोग 100x पे माइक्रोस्कोप पे देखेंगे स्टेन करके तो इस तरीके का दिखेगा। ये इओसिनोफिल इस तरीके का दिखेगा। देखो इसमें ढेर सारे ग्रैन्यूल्स हैं, पिंक पिंक कलर के, ये देखो। ठीक है, तो ये क्या है? ये इओसिनोफिल है। लिम्फोसाइट, ये भी लिम्फोसाइट है एक तरीके का। ये देखो न्यूट्रोफिल, 1 2 3 4 लोग हैं इसमें, ये न्यूट्रोफिल है, ये इओसिनोफिल है। तो ये हम लोग स्टेन करके देखेंगे तो ब्लड में हमें इस तरीके का दिखेगा। मोनोसाइट देखो इस तरीके का दिखेगा, दिस इज मोनोसाइट। इतना बड़ा सेल जो है और आसपास जो है ये रेड ब्लड सेल्स है। मोनोसाइट देखो इस तरीके का दिखेगा, ये दोनों मोनोसाइट्स है। बेसोफिल, ठीक है, दीज आर द वाइट ब्लड सेल्स, डिफरेंट वाइट ब्लड सेल्स है। ठीक है, तो हमारे सेल इम्यून सिस्टम के क्या डिफरेंट सेल्स हैं? सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट भी क्या है? एक प्रकार का WBC है, वाइट ब्लड सेल है, जो डिफरेंशियल काउंट में हमने बताया कितना कितना परसेंटेज में होता है हमारे ब्लड में। ठीक है, तो लिम्फोसाइट क्या हो सकता है? बी सेल्स हो सकते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, दो तरीके के हैं मेजर। तो बी लिम्फोसाइट्स कहाँ मैच्योर करते हैं? बोन मैरो में। बोन मैरो कहाँ होता है? हमारे बॉडी में जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उसमें क्या होता है? बोन मैरो होता है। वहां पे ये लिम्फोसाइट, जो कि बी सेल्स इसको आप लोग बोलते हैं, वहां मैच्योर करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बी सेल्स। इन पेरिफेरी दे एक्सप्रेस ए यूनिक सरफेस एंटीबॉडी, प्लाज्मा सेल डिफरेंशिएशन बी सेल, डिफरेंशिएटेड बी सेल, मेमोरी बी सेल, इनकी लॉन्ग लाइफ स्पैन होती है मेमोरी बी सेल्स। इसी में क्या होते हैं? मेमोरी बी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी लॉन्ग लाइफ होती है। ठीक है, तो बी सेल्स कहाँ मैच्योर होते हैं? बोन मैरो में। दूसरे तरीके के व्हाइट ब्लड सेल कौन से हैं? टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स। टी सेल्स क्या होते हैं? मैच्योर कहाँ करते हैं? थाइमस में। हमने पहले बताया था थाइमस कहाँ, थाइमस भी क्या है? ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, एन ऑर्गन इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम। तो टी सेल्स कहाँ मैच्योर करेंगे? टी सेल्स एक तरीके के व्हाइट ब्लड सेल्स है जो मैच्योर करते हैं कहाँ? थाइमस में। इसके दो तरीके, 2 मेजर सबसेट्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स और ये इसको बोलते हैं CD4 सी सेल्स, CD4 सेल्स और CD8 सेल्स बोलते हैं। ठीक है, CD4 जिसमें क्या बोलते हैं हम लोग? हेल्पर टी सेल्स होते हैं। ठीक है, तो टी सेल्स कहाँ मैच्योर किए? थाइमस में मैच्योर किए। तो दो तरीके के मेजर लिम्फोसाइट्स हम लोगों ने बताया, डिस्कस किया। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी सेल्स कहाँ मैच्योर कर रहे थे? बोन मैरो में। और टी सेल्स, बी फॉर बोन मैरो, बी फॉर बी सेल्स। ओके, इसी तरीके से टी सेल्स कहाँ मैच्योर किए? थाइमस में मैच्योर किए। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। So the immune response is the specific reactivity induced in a host by antigenic stimulus. जो भी हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है पैथोजन या फॉरेन बॉडी, वो किस तरीके से एक्ट करता है? एज एन एंटीजन की तरह काम करता है और हमारे बॉडी को स्टिमुलेट करता है टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट दीज फॉरेन बॉडीज और एंटीजन्स। ठीक है, तो कोई भी फॉरेन बॉडी या पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारे बॉडी में अगर एंटर करता है तो वो किस तरीके से एक्ट करता है? एंटीजन के फॉर्म में एक्ट करता है। ठीक है, जो कि इंड्यूस करता है हमारे इम्यून सिस्टम को टू प्रोड्यूस डिफरेंट एंटीबॉडीज और टू रिस्पॉन्ड स्पेसिफिकली इन डिफरेंट वे। फॉर द generation of immune response, antigen must interact with and activate a number of different cells. In addition, these cells must interact with each other. It is generally equated with the protection against invading microorganisms in infectious disease. तो infectious disease किस किस कारण से हो सकता है? हो सकता है वायरस के कारण हो जाए, बैक्टीरिया हो जाए इंटर हमारे बॉडी में और मल्टीप्लाई करे और इन्फेक्शन को प्रोड्यूस कर दे। हो सकता है कोई फंगस हमारे बॉडी में एंटर कर जाए किस तरीके से। ठीक है,
तो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स, ये क्या करेगा, फॉरेन बॉडी और पैथोजन के फॉर्म में काम करेगा और इन्फेक्शियस डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, जिसके अगेंस्ट क्या करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा। द इम्यून रिस्पॉन्स हैज ए मच वाइडर स्कोप एंड इंक्लूड्स रिएक्शन अगेंस्ट एनी एंटीजन लिविंग और नॉन लिविंग। तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ऐसा नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट ही रिएक्ट करेगा, हो सकता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स, कोई पॉलन ग्रेन भी एंटर करता है एज ए फॉरेन बॉडी, तो उसके अगेंस्ट भी क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है। इट में लीड टू कॉन्सिक्वेंसेस दैट आर बेनिफिशियल, इनडिफरेंट और इंजूरियस टू द होस्ट एज वेल। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई फॉरेन बॉडी एंटर किया हमारे बॉडी में और हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड किया, जो कि हमारे बॉडी के लिए भी क्या हो सकता है, कई बार इंजरी प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो होते हैं, बहुत से एलर्जीज होती हैं, देखते हो वो होती तो पैथोजन और एलर्जन के अगेंस्ट है, लेकिन वो हमारे बॉडी को भी क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है कई बार। तो इम्यून सिस्टम कंट्रोल्स द इम्यून रिस्पॉन्सेस। तो इस हमारे इम्यून सिस्टम में क्या क्या आता है, हमने पहले भी बताया, स्प्लीन, ठीक है, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक चैनल में पूरे क्या होता है, कई जगह लिम्फ नोड्स होते हैं। देखो ग्रोइन्स के रीजन में होगा, एक्सिला के रीजन में होता है, ठीक है, नेक के रीजन में होगा, ठीक। तो ये पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम एक होता है, अदर देन ब्लड वेसल्स के अलावा एक सिस्टम हमारे बॉडी में होता है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। उस लिम्फेटिक सिस्टम में कई जगह पे ऐसे चैनल्स बने रहते हैं जो छोटे छोटे को नोड्स बोलते हैं, लिम्फ नोड्स बोलते हैं, जहाँ की जो कि एक्ट करता है, लिम्फ नोड एक्ट करता है एज ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो जो हमारे जो टॉन्सिल्स होते हैं, एडिनॉइड्स होते हैं, ठीक है, और लिम्फ नोड्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, दीज आर पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। स्प्लीन है, बड़े लॉन्ग बोन्स के जो बोन मैरो है, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, दीज आर पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स, एडेनॉइड्स हो गया, टॉन्सिल्स हो गए, थोरैसिक डक्ट में जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फ नोड्स है, बोन मैरो है, स्प्लीन है, ये सब क्या है, दीज आर पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इम्यूनिटी कितने तरीके की हो सकती है, इम्यूनिटी को मेजर तरीके से हम लोग दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गई एडेप्टिव इम्यूनिटी, दूसरी क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट हमने पहले बताया, इन्नेट मीन्स इनबॉर्न इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी मीन्स इनबॉर्न, और एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो है क्या, हम लोगों ने जो एक्वायर की है। एक्वायर कैसे कर सकते हैं, हो सकता है वो नेचुरली एक्वायर कर रहे हैं या आर्टिफिशियल तरीके से एक्वायर कर लें। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी दो तरीके की हुई, नेचुरल इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। जो नेचुरल इम्यूनिटी है एडेप्टिव में, वो क्या हो सकती है, पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव। नेचुरल पैसिव, नेचुरल पैसिव क्या है, जैसे कि माँ के पेट में बच्चा मान लो है, फीटस है, उसको क्या होता है, ब्लड के थ्रू कुछ एंटीबॉडीज उसके पास चली जाती हैं, और जब वो पैदा होता है इन न्यू बॉर्न, जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है, तो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू क्या होता है, उसमें कुछ एंटीबॉडीज चली जाती है। तो दिस इज पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है। दूसरा है एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। वो कैसे प्रोड्यूस होती है, वो कैसे जनरेट होती है, बाय इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कारण, मान लो किसी कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कराता है हमारे बॉडीज में, और दैट एक्ट्स एज ए पार्ट ऑफ एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो एक हो गई एडेप्टिव में नेचुरल हो गया। दूसरा क्या है, एडेप्टिव में आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल कैसे इम्यूनिटी हो सकती है, जो हम लोग वैक्सीन लेते हैं, जो वैक्सीन लेते हैं वो क्या होती है, वैक्सीन भी दो तरीके से होता है कि भाई हम लोग या तो फॉरेन एंटीजन कुछ दे देते हैं मान लो, या एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म को हम लोग इंटर करा देते हैं बॉडी में,
तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन से एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्रोड्यूस करा सकते हैं हम लोग, ठीक है। और कैसे प्रोड्यूस करा सकते हैं आर्टिफिशियल? जो हम लोग एंटीबॉडीज, हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन अगर हम लोग इंटर कर देते हैं बॉडी में, हम लोग इंजेक्शन लगा देते हैं, कहीं एंटी वेनम्स लगाते हैं अगर, तो वो क्या होता है? पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पारस, राकेश, रतन, यस। इतनी सब चीजें समझ में आ रही हैं? इम्यूनिटी कितने तरीके की होती है, और हाँ सर, आ रही है। और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम जो हमने बताया, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, हमारे जो टॉन्सिल्स हैं, एडिनॉइड्स हैं, ठीक है, बोन मैरो है, ये सब क्या है? पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है सबको? कुछ कंफ्यूजन है? ना सर, ना कंफ्यूज। मान लो किसी को स्नेक बाइट हो गया, आप उसको एंटी वेनम इंजेक्शन लगा रहे हो, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी है कि पैसिव इम्यूनिटी है? एंटी वेनम में क्या होगा? हम लोग जो एंटी वेनम लगाते हैं, मान लो किसी को स्नेक बाइट हो गया और आप उसको एंटी वेनम इंजेक्शन लगाते हो कि नहीं लगाते हो? सुना होगा ना, सब लोगों ने सुना है। जब स्नेक बाइट हो जाता है, किसी को सांप काट लेता है, उसको एंटी वेनम लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है? एंटीबॉडीज होती है। तो वो क्या हो गया? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी हो गई, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? एंटीबॉडी बनी बनाई एंटीबॉडी क्या कर रहे हैं? हम बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी हो गई। देख रहे हो ये जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का पार्ट है, जो पिंक और ये है, पिंक कलर का जो पार्ट है एंटीबॉडी, इसमें दिख रहा है सबको? स्लाइड्स दिख रही हैं? जी सर। इम्यूनिटी वाली स्लाइड सबको दिख रही है? से यस और नो? जी सर। यस। नो रिस्पॉन्स? यस। यस सर, यस सर। स्लाइड दिख रही है? इम्यूनिटी वाली स्लाइड दिख रही है? इसमें जो पिंक Yes, वाला sir. पार्ट दिख रहा है, जिसमें कि हम लोग क्या कर रहे हैं? एंटीबॉडी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वो क्या है? एंटी वेनम जो लगा रहे, एंटी वेनम जो लगा रहे हो अगर स्नेक बाइट, तो उसमें क्या लगाते हैं हम लोग? बनी बनी एंटीबॉडी। मीन्स हम लोग क्या करते हैं, हॉर्स वगैरह में, घोड़े में क्या करते हैं? छोटा छोटा डोज स्नेक स्नेक से जो मतलब वेनम निकल रहा है, उसको छोटे छोटे अमाउंट में उसको देके उसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और वो एंटीबॉडीज हम लोग क्या करते हैं? उसमें से लेके, हॉर्स से लेके क्या करते हैं? उसको प्यूरिफाई करके हम लोग क्या करते हैं? ह्यूमंस में उसको लगाते हैं। तो वो क्या होता है? एक्ट्स एज एंटी वेनम, एंटी वेनम की तरह काम करता है। तो जब स्नेक बाइट होता है तो वो क्या करेगा? जो इम्यूनोग्लोबुलिन हम लोगों ने इंजेक्शन के थ्रू दिया, वो क्या करेगा? जो वेनम है हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है, उसके अगेंस्ट वो क्या करेगा? काम करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये किस तरीके की इम्यूनिटी हो गई? आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है, ठीक है। एक इननेट तो है नहीं, इननेट मींस इनबॉर्न, इनबॉर्न इम्यूनिटी में तो है नहीं है। एडेप्टिव इम्यूनिटी में है। एडेप्टिव में भी कौन सी है? आर्टिफिशियल है, क्योंकि हम बनी बनाई एंटीबॉडी क्या कर रहे हैं? बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज ए काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। और जो इम्यूनाइजेशन हम लोग करवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, वैक्सीन लगवाते हो ना, सब लोग को लगे होगी वैक्सीन, तो वो क्या है? वो भी क्या है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। इतना तक तो क्लियर होगा। गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। तो इम्यूनिटी कितने तरीके होगी? इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इज नॉन स्पेसिफिक जनरल इम्यून रिस्पॉन्स, नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होती है। तो ये भी दो तरीके की हो सकती है, या तो ह्यूमोरल या सेलुलर। ह्यूमोरल मींस एंटीबॉडी मेडिएटेड होगी, कॉम्प्लीमेंट या एंटीबॉडी मेडिएटेड होगी। और दूसरी जो होती है सेलुलर, जिसमें फैगोसाइटोसिस, मान लो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, वो फैगोसाइटोसिस कर रहे हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, तो ये क्या होगा? सेलुलर इम्यूनिटी होती है। तो इम्यूनेट इम्यूनिटी भी क्या होगी? दो तरीके की, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स के कारण या सेलुलर रिस्पॉन्स के कारण। और एडेप्टिव इम्यूनिटी कैसी होती है? स्पेसिफिक टू एंटीजन होती है, लैग टाइम फ्रॉम एक्सपोजर टू रिस्पॉन्स, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी आफ्टर एक्सपोजर। इसमें क्या होगी? एडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या होगी? मान लो कोई फॉरेन बॉडी या एंटीजन कोई हमारे बॉडी में एंटर कर किया, तो उसके अगेंस्ट क्या होती है? एंटीबॉडीज बनती है हमारे
ब्लड में जो बी सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, वो क्या करेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाते हैं उसके अगेंस्ट में, और कुछ उसकी मेमोरी रह जाती है कि भाई वो दोबारा अगर वो एंटीजन इंटर करता है तो तेजी से वो एंटीबॉडीज उस तरीके की ही बनाने लगते हैं। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी भी क्या हो सकती है, एडेप्टिव मीन्स हम लोगों ने एक्वायर कर लिया है, एक्वायर्ड है, तो हमारे, और इननेट क्या हुआ, इनबॉर्न, हम मतलब हम लोग वी आर हैविंग इट फ्रॉम बर्थ, इननेट मीन्स इनबॉर्न। इननेट होती है नॉन स्पेसिफिक होती है, एडेप्टिव होती है वो स्पेसिफिक होती है टू एंटीजन। और ये भी कितने तरीके की हो सकती है, ह्यूमोरल और सेलुलर। सेलुलर किसके कारण होगी, टी सेल्स और बी सेल्स जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनके कारण जो इम्यूनिटी होती है वो सेलुलर इम्यूनिटी कहलाती है, और एंटीबॉडीज के कारण जो होती है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इतना समझ में आ रहा है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज बिकॉज ऑफ एंटीबॉडीज, सेलुलर इम्यूनिटी इज बिकॉज ऑफ टी सेल्स एंड बी सेल्स। टी सेल्स एंड बी सेल्स क्या है, ये क्या है, एक तरीके के व्हाइट ब्लड सेल्स है। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करेंगे, तो जैसे कि हमने बताया कि मोनोसाइट्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, इओसिनोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, दीज आर टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स इज बिकॉज ऑफ टी सेल्स एंड बी सेल्स, and humoral immune response is because of antibodies, you can say in simple words. So type of immune response to humoral is because of antibody mediated and cellular is because of cell mediated. So they usually act in conjunction but may sometimes act in opposition. ये एक दूसरे को सहयोग करते हुए इम्यून रिस्पॉन्स में, इम्यून मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। मतलब एंटीबॉडी जो बनती है और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रहती है, वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हुए इम्यूनोलॉजिकली रिस्पॉन्ड करती है बॉडी हमारी। तो इसके पहले भी हमने बताया कि व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग कैसे जो डिफरेंशियल काउंट होता है उस कैसे करते हैं, कितने तरीके के हो सकते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, दो मेजर तरीके में डिवाइड कर सकते हो, एक ग्रैनुलर और ग्रैनुलर। जो हमने पहले बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसको हम लोग दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ए ग्रैनुलर और ग्रैनुलर। ठीक है, ग्रैनुलर में क्या होंगे, जिसमें डॉट डॉट देखते हो, ठीक है, ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं इसको, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स क्या होते हैं, ये जिसमें ग्रैन्यूल्स दिखेंगे अंदर, देखो डॉट डॉट्स जो होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड ग्रैनुलोसाइट्स। बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स, देखो फिल्स जिसमें लगा हुआ है, फिल्स फिल्स फिल्स, दीज आर ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, तो नॉर्मल इंडिविजुअल में न्यूट्रोफिल्स का क्वांटिटी कितना होगा, लगभग 60 to 70%। व्हाइट ब्लड सेल्स का कितना पार्ट होगा न्यूट्रोफिल्स का, न्यूट्रोफिल्स कंप्राइजेस अराउंड 60 to 70% ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। इओसिनोफिल कितना पार्ट होगा व्हाइट ब्लड सेल्स का, नॉर्मल इंडिविजुअल में 2 से 4% के रेंज में हो सकता है। बेसोफिल्स इसी तरीके से ये होते हैं। तो फिल्स जिसमें लगा रहता है वो क्या होते हैं, दे आर ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट्स में ये आते हैं, और एक ग्रैनुलोसाइट्स में आएंगे लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो ये लिम्फोसाइट्स कितने तरीके के हो सकते हैं, टी सेल्स और बी सेल्स, मेजर जो है टी सेल्स और बी सेल्स, और नेचुरल किलर सेल्स तीसरा तरीका है, तीसरा टाइप है। तो लिम्फोसाइट्स 3 मेजर टाइप्स के हो सकते हैं, टी सेल्स, बी सेल्स एंड एनके सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, तो साइट्स जिसमें लगा हुआ है CYTES वो क्या है, ए ग्रैनुलोसाइट्स, और फिल्स जिसमें लगा हुआ है वो क्या है, ग्रैनुलोसाइट्स। आई थिंक इसको इस तरीके से याद करने में आपको हेल्प मिलेगी, आपको आगे से याद रहेगा ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स, आपको नाम के बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो, आप रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, तो बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज टू एंटीजन इनएक्टिवेट्स एंटीजेंस बाय, मान लो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बन गई, प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे, एंटीबॉडी बनाए, बी सेल्स जो है कई जो होते हैं वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी क्या करेगा, जैसे वायरस हमारे बॉडी में एंटर कर गया, तो ये देखो जो ये वाई शेप है वो क्या है, एंटीबॉडीज है। ये क्या है, बैक्टीरिया है मान लो लंबा सा,
और ये स्टार शेप क्या है, वो वायरस है। तो हमारे बॉडी में जैसे इंटर किया वायरस या बैक्टीरिया, तो उसको इस तरीके से या तो घेर सकते हैं एंटीबॉडीज और न्यूट्रलाइजेशन करा देंगे, ठीक है। या क्या कर सकते हैं, एग्लूटिनेशन ऑफ माइक्रोब्स। एंटीबॉडीज क्या करेंगे, इसके अराउंड इस तरीके से एडहेर कर लेंगे और एग्लूटिनेशन कॉज करा देंगे। दूसरा तरीका कैसे कैसे किल कर सकते हैं या इनएक्टिवेट कर सकते हैं, तो ये वायरस बैक्टीरिया ये सब क्या है, एक्ट्स एज एंटीजन। ये हमारे बॉडी में फॉरेन बॉडी और एंटीजन की तरह काम कर रहे हैं अगर इंटर करते हैं तो जैसे इंटर किया तो वायरस इंटर किया, बैक्टीरिया इंटर किया, उसको क्या किया, एंटीबॉडीज ने इस तरीके से घेर लिया और न्यूट्रलाइजेशन कर दिया, या तो एग्लूटिनेशन कर दिया या प्रेसिपिटेशन कर दिया, ठीक है। या क्या किया, एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक हमारे बॉडी में होता है जो एक्टिवेट हो जाता है बिकॉज ऑफ एंटीजेंस के द्वारा, ठीक। तो दैट में लीड टू, अगर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारे ब्लड में एक्टिवेट हो गया तो वो क्या करेगा, सेल लिसिस कर देगा, ठीक है। सेल को लाइस कर देता है, किल कर देगा, ब्रेक कर देगा। और ये जो तीनों मैकेनिज्म हो गए, न्यूट्रलाइजेशन, एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन, ये क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस हमने बताया था क्या होता है, मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स ये क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं बैक्टीरिया को। इस तरीके से मान लो ये देखो बैक्टीरिया, उसके अराउंड एंटीबॉडीज है, तो ये मैक्रोफेज आया और उसको रिकॉग्नाइज करके क्या किया, अपने अंदर इंटर कर लिया और उसको उसकी लाइसिस कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया, उसको किल कर दिया। दिस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तो ये तीनों मैकेनिज्म अगर हो गया तो वो क्या करेगा, एनहांस कर देता है फैगोसाइटोसिस को,